विद्यार्थी नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की सहायक पुस्तक संचयन से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सपनों कैसे दिन। वास्तव में बचपन मानव जीवन की वह पहली सीढ़ी है जो जीवन के विशेष अनुभवों को अपने अंदर एकत्रित करे रहती है। उसी बचपन की कुछ यादें लेखक ने यहाँ प्रस्तुत की हैं। इस संस्मरण के माध्यम से हम उनके बचपन की घटना को पढ़ेंगे और आज के परिप्रेक्ष्य में हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। लेखक यहाँ अपने समय में अपने साथी बच्चों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय जितने बच्चे थे सभी एक ही माहौल, एक ही परिवेश में रहते थे और सबका हाल एक जैसा होता था। नंगे पांव घूमना, खेलना, फटी मैली से कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ चोट खा जा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। आजकल के वर्तमान चलन के वस्त्रों से हटकर पूर्व काल के वस्त्र जो बच्चे पहनते थे उनका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां, घुटने और घुटने टखने के बीच का पिछला मांसल भाग या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की वजह उन्हें पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल पीटने लगते तो यह ध्यान में नहीं रखते कि छोटे बच्चे की नाक मुंह से लहू बहने लगा या उसके कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण करने गया और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये अर्थात राशन की दुकान वाला, आड़तिये जो किसानों की फसलों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार बनवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपियाँ, जिन्हें बही खाते कहा जाता है, पढ़वा कर दुकान पर बहियाँ अर्थात खाते लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी अर्थात दुकानदारी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक आलिफ व जिम उर्दू भाषा की वर्णमाला भी नहीं सीख पाया। जब लेखक ने यह लिखा था उस समय हमारे देश में
भाषा के लिए उर्दू का भी प्रादुर्भाव बहुत था और उसकी वर्णमाला भी प्रचलित थी। इसलिए उन्होंने अपने अनुभव को शेयर करते हुए यहाँ उर्दू वर्णमाला का वर्णन किया है। इससे पता ये चलता है कि प्राचीन समय में व्यक्ति व्यवसाय धंधे के लिए आत्मनिर्भर हुआ करते थे या अपनी व्यवस्थाएं अपने गुजारे के आधार पर ही अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते थे। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हंसी आने लगती, परंतु खेलते ही सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां या बातें के अनुसार एक खेड़ंदे इसे खेलने के दिन चार कैसे कब बीत गए, अर्थात बचपन के वह दिन चार कब खेल में बीत गए, लेखक को उसका उस समय एहसास नहीं हुआ। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तब याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते दोनों ओर से अलियार गली की तरह का लंबी सीधी रास्ता कि बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम पगडंडियां कहा करते थे। उनके नीम के पत्ते जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया के दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खूब खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक ओर तो बहुत बड़े अर्थात सयाने या समझदार होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी गंध आती थी। उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगती कि जो पिछली श्रेणी अर्थात कक्षा में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल अर्थात नानी के घर चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा अर्थात जो उन्नति ना कर सका ऐसा गांव था, परंतु वहाँ का तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तब तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मंगवा कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़े बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टीली पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ के उस तरह भागते किसी तरह जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत के गंदले अर्थात मटमैले पानी से
साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूद कर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें धीरज दिलाना अर्थात ढांढस बांधते। कूदते समय मुँह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने वाली है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगीं तो दिन गिनने लगे। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी अर्थात गणित के अध्यापक 200 से कम सवाल कभी ना बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचने की 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी रोज आसानी से निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा मालूम होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टर की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम तो पिटाई से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसा समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। हम सभी उसके बारे में सोचते ही हमारे में उन जैसा कौन है। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग अलग ही था। उसकी शकल सूरत भी सबसे अलग थी। मटका जितना बड़ा सिर, उसके छोटे कद के 4 बालिस्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बदरियों के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट पर या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था, अर्थात कोयले के चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रार्थना के समय वह हमारा बाहर आते ही सीधी कतारों में कदम के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की अर्थात धमकी भरी डांट तथा घुट्टों लात घूंसों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि
उन जितना सख्त अध्यापक न किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी और बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे का प्रत्यक्ष करके दिखा देते। सीधी पंक्ति के साथ साथ लेखक और लेखक के साथियों को यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक समान होनी चाहिए। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उसका जितना सख्त अध्यापक न किसी ने देखा था और न सुना था। यदि कोई लड़का सिर इधर उधर हिला देते तो पांव से दूसरे पांव की पिंडली खुजलाने लगते तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपटते और खाल खींचने को तैयार हो जाते। परंतु हेडमास्टर साहब जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी की अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा गया हो या सुना गया हो। बिल्कुल ऐसा अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी अंगुलियों से एक चपत मार देते और मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुँह नीचा किया हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पपड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसा सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ कर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी के तथा गले के 2 रंगे रूमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, बेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर की लिखी गुड्डों अर्थात गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता था कि सदगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे यही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जाग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारते डांटना वाला कोई आपका यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिल जाती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कापियाँ, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दबात में भी मुश्किलों से 1-2 रुपये साल भर में खर्च किया करते। परंतु उस जमाने में 1 रुपये भी बहुत अधिक रकम हुआ करती।
1 रुपये में 1 सेर घी आ जाया करता और 2 रुपये की 1 मन 40 सेर गंधक। इसी कारण खाते पीते घर के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं अकेला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी नहीं महसूस हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात यह थी कि मुझे नई कापियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता। इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोवैज्ञानिक की जानकारी है उस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किलें, पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करके लगते कि जैसे हम हरफर मौला हो गए हों। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध ही नहीं, बाहर से बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरे तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ लगे थे उनकी गंध भी मनोदास कर दिया करती। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगता। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुँह में ली विशल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, फौजी जवान हों। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे कभी विलायत में पढ़ा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजी की ही चलन थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों में से जबरन भर्ती नहीं कर पाता था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शमियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है। कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा रे, भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा रे। अठे मिले से टूटे लीतर उठे मिले दे बूट भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा रे। अठे पहन से फटे पुराने उठे मिलेंगे शूट भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा रे। अर्थात सेना में भर्ती हो जाने से जो तुम यहाँ सामान्य जीवन या दुखी का जीवन जी रहे हो वहाँ एक सम्मान का जीवन जियोगे, और यहाँ जो फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो रूखा सूखा खा रहे हो वहाँ तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलेगा। इसलिए सेना में भर्ती हो जाओ, तुम्हारी शान बढ़ेगी। इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही है। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उनका ठिकना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आँखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की एड़ियों के नीचे भी खुरियाँ लगी रहती जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते।
यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चलने पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद ने हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगते थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेज़ों से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवाबी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा गया तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी ओर हरबंश की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन नहीं कर पाए। वह उत्तेजित हो गए थे। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. कहते हुए उन्होंने हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा, क्या करते हैं? क्या 4वीं श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है? इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर तब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों को जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें निलंबित या निकाल दिया है करके आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नावा भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम अर्थात शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं यह मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आए, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, वह कमरा जिसमें चारों ओर से खिड़कियां और दरवाजे हों, किराए पर ले रखा था। वहीं आराम से रहते थे। कुछ 7वीं-8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने के रत्ती भर भी दुख नहीं है। पहले की ही तरह आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों को गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन लड़कों के साथ उनके चौबारे में भी गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर में काम करने आ जाया करते। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते,
वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती पुहरी आंखों से भय नहीं लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थीं। बस एक तरफ उन्हें अलौकिक ही मानते। यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत है ये प्रश्न।